नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सौरभ सोलंकी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ का अगला पार्ट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2020 के डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। इसको स्टार्ट करने से पहले कल आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग। ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको बताना था इनमें से कि ये जो अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है डायनामिक चेंज लाने के लिए किस पर, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए डायनामिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। डायनामिक चेंजेस कोई भी चेंजेस हो सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। सीज़न का चेंज होना, वेदर का चेंज होना, जोग्राफिकल फीचर्स का चेंज होना, है ना, थर्मोग्राफी चेंज होना अर्थ की, ये सारे जो फीचर्स होते हैं उनको डायनामिक चेंजेस कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो या तो आपको सारे पता होने चाहिए या तो फिर आपके आइडिया होना चाहिए कि ऑप्शन देख के आप कैसे टिक कर पाएँ। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स कौन है अर्थ पर? तो वो है सन। ठीक है ना, सन से आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और सन से आपको पता है वेदर का चेंज होना, हीट वगैरह बढ़ना, सन, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये तो होगा डायनामिक चेंज लाने के लिए। ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है आपको पता होगा, टाइड। जो अर्थ सरफेस पर टाइड्स आती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल किसके, मून और सन के कारण आती हैं। ठीक है, प्लेट मूवमेंट से हमारे जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बनते हैं। माउंटेन्स हो गया या आपका प्लेट्यू वगैरह हो गए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, सीजन चेंज होना, वेदर चेंज होना, फिनोमेना चेंज होना। और इसी प्रकार से रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इससे भी, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से भी आपके फीचर्स चेंज होते हैं, फिजिकल फीचर्स चेंज होते हैं अर्थ पर। तो ये सारे के सारे जो भी फैक्टर्स हैं ना वो सब रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन। चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद परसिवरेंस मार्स मिशन टू ऑफ नासा। ठीक है, परसिवरेंस क्या है? नासा का एक मार्स मिशन है। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है दृढ़ता, है ना, मतलब कि जो ठान लिया वो करना है। ठीक है, परसिवरेंस। ठीक है, अब नासा ने एक अपना नया मिशन लॉन्च किया है। किस पर? मार्स पर। आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले एक और मिशन के बारे में डिस्कस किया था, चाइना का था, जो कि ताइवेन मिशन, वो भी इसी से रिलेटेड था। मार्स के ऊपर मिशन था चाइना का। ठीक है, उससे पहले इसी मंथ की स्टार्टिंग में यूएई ने अपना एक और मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन। कहाँ पर? मार्स पर। ठीक है, तो ये थर्ड मिशन है, इस महीने का तीसरा मिशन है जो कि मार्स पर जा रहा है। लॉन्च किसने किया है? नासा ने। क्या फुल फॉर्म है नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने जिस चीज़ की मदद ली है, जिस लॉन्च व्हीकल की मदद ली है, उसका नाम है एलियंस एटलस 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है यूपीएससी, किस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, पूछता है कि रिसेंटली एलियन एटलस 5 जो न्यूज़ में था वो क्या है। ठीक है, तो ये एक लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका ये खासियत क्या है परसिवरेंस की। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था चाइना के बारे में, चाइना के मिशन के बारे में। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था चाइना ने क्या भेजा है, ऑर्बिटर भेजा है, अपना एक लैंडर भेजा है। लैंडर क्या करेगा, मार्स की सरफेस पे उतरेगा और उसमें से एक रोवर निकलेगा। ठीक है ना, एक लैंडर है, एक रोवर है और एक ऑर्बिटर है। तो ये था चाइना का। परसिवरेंस में क्या है, इसमें इन्होंने ऑर्बिटर को नहीं भेजा है, यानी कि ऐसी कोई भी सैटेलाइट नहीं है जो मार्स के चारों ओर घूमेगी। ये क्या करेगा, इसमें से एक लैंडर उतरेगा कहाँ पर, मार्स की सरफेस पे, और उसमें से एक रोवर निकलेगा। ठीक है, इस रोवर में 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए हैं। ये सातों इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस रोवर में अटैच होंगे। कौन कौन से हैं इधर देखिए, ये सातों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं डायग्राम होगा रोवर का, किस प्रकार का रोवर है। इसमें सबसे पहले है मस्ट कैम, यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है। फिर अलग अलग प्रकार के कैमरा हैं, एक सुपर कैम, माइक्रो कैमरा है एक सुपर कैम के नाम से, जो कि बहुत बारीक फोटोग्राफी करेगा। फिर यहाँ पे आपका एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, एक सरफेस रेडार लगा हुआ है और एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मोजी,
ठीक है। ये मोजी का काम क्या होगा, देखिए ये ना मार्स के सरफेस पे जाकर जो मार्स पर जो CO2 अवेलेबल है ना, उस CO2 से बनाएगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौजी है ना, यहाँ कहीं अटैच है, देख लीजिए इसका डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसके इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने मौजी के बारे में डिस्कस किया, ये क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, किसको, हम मैन्युफैक्चर करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, किस पर, मार्स की सरफेस पर, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उसकी मदद से। ठीक है, अब ये जो ISRU एक्सपेरिमेंट है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सिटू यानी कि मतलब होता है वहीं जाकर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स सिटू होता है और एक इन सिटू होता है। ठीक है, यह है इन सिटू यानी कि वहीं पर जाकर। अगर हम कहीं बाहर से कर रहे हैं तो एक्स सिटू, अंदर जाकर कर रहे हैं तो इन सिटू। ठीक है, ठीक है। फिर अगली जो चीज़ है इसमें वो है इनग्यूनिटी। ये क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर होगा, एक हेलीकॉप्टर होगा जिसको नासा मार्स की सरफेस पर उड़ाएगा। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, नासा ये कोशिश करेगा कि हम वहाँ मार्स की सरफेस से जो रॉक्स वहाँ पर हैं उनको वापस अर्थ पर लेके आ सकें, ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। किस प्रकार की रिसर्च की जा सके, तो गोल ये है कि ऐसे बायो सिग्नेचर्स का पता किया जाए या फिर ऐसी बायो मॉलिक्यूल्स का पता किया जाए मार्स की सरफेस पर जो प्रेजेंस है, जिनसे एंशियंट लाइफ का कुछ पता चल सके। आपको पता होगा जो अर्थ की सरफेस पे जो पहली लाइफ आई थी वो बैक्टीरियल फॉर्म में आई थी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में आई थी। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो हम एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के बारे में पता कर रहे हैं। वहाँ से हम सैंड वापस लेके आएंगे, मतलब हम नहीं, नासा लेके आएगा। नासा वहाँ से वापस लेके आएगा सैंड वगैरह, रॉक्स वगैरह, और उससे वो स्टडी करेगा एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के बारे में कि वहाँ पे पहले अगर कोई माइक्रोबियल लाइफ प्रेजेंट थी या नहीं थी। ठीक है, फिर क्या करेगा, डस्ट सैंपल को लेकर वापस अर्थ पर लौटेगा। ठीक है ना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एक हेलीकॉप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ डायग्राम में, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, इंजेन्युटी, एक हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्कस किया है। ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे जाके स्टडी करेगा। ठीक है, और क्लाइमेट की और जोग्राफिकल स्टडी की जाएगी, किसकी, मार्स की। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपको स्टेटमेंट के रूप में दे दे कि ये जो परसिवियरेंस मिशन है ये USA का फर्स्ट मार्स मिशन है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, ये ऑपरेशन जो ये मार्स मिशन जो है ये फर्स्ट नहीं है, इसके पहले भी कई मिशन लॉन्च कर चुका है नासा। तो जो सबसे पहला था उसने लॉन्च किया था 1997 में। ठीक है, मार्स पाथ फाइंडर मिशन के नाम से। ठीक है, उसके बाद नासा ने लॉन्च किया था जो सेकेंड ऑपरेशन था, उसमें उसने दो रोवर्स को सेंड किया था, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, 2003 में। और रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में था, क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है ना, ये लॉन्च किया था 2012 में। तो ये हमने डिस्कस किया नासा के मार्स मिशन के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया के बारे में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में। ठीक है, क्या हुआ है, एक नई एजेंसी का गठन किया गया है। क्या नाम है उसका, इन शॉर्ट में हम बोलें तो इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसका गठन किया गया है और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा जो हमारे नासा के इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो भी नासा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नासा सैटेलाइट डिज़ाइन करता है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल वगैरह डिज़ाइन करता है, उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, किसका, प्राइवेट प्लेयर्स का, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो है ना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सके इसरो के ऑपरेशंस या मिशंस में। ठीक है, किस प्रकार से बढ़ाएगा, तो देखिए इसके लिए इस एजेंसी को बनाया गया है। एजेंसी क्या करेगी, आपका एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस का काम करेगी, किसके बीच में, आपके इसरो के बीच में और आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि रिलायंस है ना, रिलायंस को अपना खुद का एक सैटेलाइट भेजना है, कहाँ पर, स्पेस में। तो वो क्या करेगा, कैसे भेजेगा, तो वो कांटेक्ट करेगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से। अब ये कांटेक्ट करेगा इसरो से कि भैया एक नया सैटेलाइट भेजने की बात चल रही है, कौन भेजना चाहता है, रिलायंस भेजना चाहता है।
तो ये बोलेगा ठीक है भेज देंगे। तो इस प्रकार से लिंक का काम करेगा इसरो के बीच ये एजेंसी। ठीक है, ठीक है। अगली जो चीज़ है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड से रिलेटेड, वो भी इसी का पार्ट है। क्या होगा? इट वुड बी अ सेटअप टू स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप और नॉन गवर्नमेंट स्पेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, वो ये है, मतलब कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जो स्पेस के आपके एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको हेल्प करना, उनको प्रमोट करना कि वो इसरो के साथ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इस प्रकार के काम होगा। अब इसमें रोल ऑफ इसरो का क्या होगा? देखिए, द ओवरऑल आइडिया टू लेट इसरो कंसंट्रेट ऑन इनिशियल एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ स्पेस वाइल फ्रीइंग इटसेल्फ फ्रॉम रूटीन वर्क, है ना। देखिए क्या होता है ना, अभी जो अगर हम स्पेस में कोई मिशन भेज रहे हैं तो उसकी बेसिक यानी कि स्टार्टिंग से लेकर उसके लॉन्च व्हीकल को बनाने का काम, सैटेलाइट को बनाने का काम, ठीक है ना, फ्यूल वगैरह का काम, ये सारा काम कौन संभालता है? इसरो संभालता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जो बाकी के पार्ट्स वगैरह बनाने का काम है या फिर जो डेली रूटीन के वर्क है, उन काम का जो बर्डन है इसरो से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और इसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कुछ लोगों को, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा भी होगा, इसरो के अलग अलग रिसर्च फील्ड में इसरो काम कर सकेगा। ठीक है, और क्या होगा? और एक गोल और है इसी के साथ अटैच। क्या गोल है वो? देखिए अभी क्या होता है, अभी हम जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं ना, वो है सप्लाई ड्रिवन पॉलिसी है। मतलब कि हमारे पास जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं अपना, है ना। अगर जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से काम होता है। अब क्या चाहते हैं हम कि हमारा ये जो पुराना मॉडल है हम इसको चेंज करके डिमांड ड्रिवन बढ़ा दें, यानी कि जितनी डिमांड आएगी उसके हिसाब से हम काम कर सकें। और भी डिमांडें आ सकती हैं कि हमारा ये सैटेलाइट भेज दो, अलग अलग प्रकार की कंपनियां डिमांड कर सकती हैं, इसरो को बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ना, और भी अलग अलग चीज़ें। तो इस प्रकार की जो डिमांड आएंगी ना, हम उन डिमांडों को पूरा कर सकें। तो ये हमारी नई पॉलिसी यानी इसको लाने की कोशिश की जा रही है, डिमांड ड्रिवन पॉलिसी। ठीक है, इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें इसरो की हेल्प करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना, NSIL। क्या है NSIL? तो NSIL जो है वो इसरो की एक कमर्शियल विंग है। ठीक है, कमर्शियल विंग कैसे है? यानी कि इसरो के जो मिशंस हैं या इसरो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई और यूज़ कर सके, उसको देख रेख कौन करता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या करता है ये, कैसे ऑपरेट करता है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को या फिर प्राइवेट कंपनी को इसरो के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने की ज़रूरत है तो वो कर सकता है। उसके लिए उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस चीज़ को देखता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, ये क्या है कि कमर्शियल आर्म है किसकी? इसरो की। ठीक है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनेबल करना इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कि जो हाई टेक्नोलॉजी वगैरह के जो एडवांसमेंट है उसके काम वगैरह देखें। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? प्रमोशन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री के पास, उनको देख रेख। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, इसरो की ना एक और कमर्शियल विंग है, उसको कहते हैं अंतरिक्ष। ये आपने सुना होगा शायद, ये पुरानी है और ये NSIL थोड़ा अभी न्यूली फॉर्म हुआ है। अंतरिक्ष क्या करता है? अंतरिक्ष जो है इंटरनेशनल कमर्शियल बिजनेस को देखता है इसरो का। यानी कि देख ली, जैसे कि कोई नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उनके पास इसरो जैसी कोई एजेंसी नहीं है, स्पेस एजेंसी। अब अगर नेपाल चाहे कि हमें अपना कोई खुद का सैटेलाइट भेजना है तो नेपाल भी अपना भेज सकता है सैटेलाइट। कैसे? नेपाल आएगा इंडिया के पास, है ना, इंडिया के पास आने से पहले वो जाएगा अंतरिक्ष के पास, अंतरिक्ष से बोलेगा कि हमें अपना एक सैटेलाइट भेजना है। अंतरिक्ष जो है वो कमर्शियल, इंटरनेशनल कमर्शियल तो संभाल ही रहा है, तो वो इसरो को बोलेगा कि ठीक है देखिए आपको नेपाल का एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजना है। तो इसरो बोल देगा ठीक है, हम अगली बार जब भी कोई सैटेलाइट भेजेंगे उसके साथ आपका भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे बिजनेस आएगा इंडिया में, है ना, हम पैसे लेंगे, फ्री में तो भेजेंगे नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये सिर्फ। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 से। क्या हुआ है? आज से यानी कि 1 अगस्त
2020 से 3 दिन का ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये कौन सा एडिशन है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 4th एडिशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, ये सब वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ये, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से होगी। यानी कि यहाँ पे अलग अलग इनोवेशन करने वाले लोग, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर आएंगे, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे इसका। क्या होगा यहाँ पर, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अपनी इनोवेशन स्किल के आधार पर अलग अलग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और उनको काम दिया जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी मिनिस्ट्री की, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स या फिर इंडस्ट्री, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। तो इससे क्या, इंडस्ट्री इनका भी हेल्प होगी, मिनिस्ट्री की भी हेल्प होगी, डिपार्टमेंट और जो भी इंडस्ट्री है उनकी भी हेल्प होगी, और जो क्रिएटिव स्किल्स है ना स्टूडेंट्स की वो बाहर आएंगी, ठीक है। इसमें कोशिश की जाएगी जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT, NITs वगैरह IIM, उनको जोड़ा जाए, ठीक है। इस साल की थीम क्या है, नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको इससे याद रखनी है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको कराती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये मिनिस्ट्री है जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। इस बार का जो मेन एम होगा वो होगा जॉइन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है ना। इसमें इनोवेशन मांगे जाएंगे स्टूडेंट से कि आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताएं जो प्रॉब्लम्स हैं जो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट अलग अलग फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।